आई नेवर वेंट टू अ स्कूल। तो यहाँ देखिए मुन्नी कितनी अपनी पर्सनल बातें बता रही हैं अमेरिकन को, और उनकी लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि मुन्नी की एजुकेशन कितनी है, और ये एग्ज़ाम में आता है कि मुन्नी कितने एजुकेटेड हैं। तो ये ध्यान रखना कि हाँ, वो खुद कहते हैं, आई नेवर वेंट टू अ स्कूल। इन दोज डेज ओनली ब्राह्मीण वेंट टू स्कूल्स। तो यहाँ पर उनकी कास्ट भी पता चल रही है कि वो क्या है, वो ब्राह्मीण नहीं है और एक वो लो कास्ट को बिलोंग करते हैं। वो बता रही हैं कि जब उन दिनों में, ओके, एट दैट टाइम, या उन दिनों में क्या होता था, इन दोज डेज स्कूल सिर्फ जाने की परमिशन किसको होती थी, जो ब्राह्मीण पर्सन्स होते थे, उन्हीं के बच्चे या वही लोग सिर्फ कहाँ जा सकते थे, स्कूल में जा सकते थे, और स्कूल की एजुकेशन सिर्फ उन्हीं उन्हीं का राइट था। आर के नारायण ने यहाँ पर एक सोशल सटायर भी किया है, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या इविल्स हैं उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया है मुन्नी के थ्रू, कि वो क्यों नहीं जा पाए। ऐसा नहीं था वो टैलेंटेड नहीं थे या उनको पढ़ने में, एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको उनके पास राइट नहीं थे, और स्कूल में सिर्फ कौन लोग जाया करते थे, जो ब्राह्मण होते थे। मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। इन दोज डेज, उन दिनों जब मेरी उम्र थी स्कूल जाने की, ओनली ब्राह्मण वेंट टू स्कूल, से ब्राह्मण ही जाया करते थे। बट वी हैड टू गो आउट एंड वर्क इन द फील्ड्स मॉर्निंग टिल नाइट। और हम देखिए, याद रखना कि जब मुन्नी की शादी हुई थी तो वो कितने साल के थे, हार्डली 10 ईयर्स, सिर्फ 10 साल की, 10 साल की तो उनकी शादी ही हो गई थी। और वो क्या किया करते थे, वी हैड टू गो आउट, हमें बाहर जाना पड़ता था और काम करना पड़ता था, एंड वर्क कहाँ पर, खेतों में, फील्ड में, हमें खेतों पर भेज दिया जाता था और हम वहाँ जाते थे, वहाँ काम करते थे। सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, और कहाँ से, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह से लेकर रात तक, इवनिंग तक नहीं, रात तक वो क्या करते थे, खेतों पर ही काम करते थे। तो उनके लिए खेतों पर काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था, न कि स्कूल में जाना। और यही रीज़न है कि हमारे मुन्नी एजुकेटेड नहीं हो पाए, या लिटरेट भी शायद वो नहीं है, इलिटरेट हैं। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट टाइम, और कब तक, मीन्स वो पूरे टाइम वहीं रहते थे, कब तक, सो से लेने से हार्वेस्ट टाइम तक, फसल बोने से लेकर, मीन्स बीज बोने से लेकर, और कब तक, जब तक फसल का टाइम आता था। एंड व्हेन पोंगल केम, और जब पोंगल फेस्टिवल आता था, वी हैड कट द हार्वेस्ट, और जब फसल पक जाती थी तो हम उन्हें क्या करते थे, फिर हम उन्हें पोंगल के टाइम उनको काटते थे। तो जो किसान के बच्चे होते हैं, जिनके यहाँ खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, किसानों के बच्चे, वो अब तो ये है कि चाहे वो कितना भी एजुकेशन गेन कर लें, कितना भी अच्छी पोस्ट पर हों, लेकिन उनको भी ज़रूर हेल्प करनी पड़ती है। जो जो इनके पास फील्ड्स होती हैं, जब उनकी फसल पक जाती है तो वो खेतों में सारा काम करते हैं, और सभी करते हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ये सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मोरल ड्यूटी मानी जाती है कि वो क्या करें। जब बोने का टाइम आता है तो बोए भी, और जब फसल पक जाती है तो उनको काटे भी, और फिर उसके बंडल्स बनाकर उसको कलेक्ट कर कर वो उसको रखते भी हैं, सिक्योर्ड भी रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो मुन्नी यहाँ पर बता रही हैं कि वो सारा काम किया करते थे जब वो छोटे थे, तो इसीलिए वो पढ़ नहीं पाए। और यहाँ पर पर्सनल नोट है मुन्नी का। इस कन्वर्सेशन के थ्रू हम मुन्नी के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। एंड व्हेन पोंगल, ओके, माई फादर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले विद अदर्स एट द टैंक। और मेरे फादर मुझे क्या करते थे, अलाउ कर देते थे, मीन्स कभी मुझे मेरे फादर क्या करते थे, दूसरे जो बच्चे थे उनके साथ वो खेलने के लिए भेज देते थे। टू गो आउट, मुझे बाहर जाने देते थे, एंड प्ले विद अदर्स एट द टैंक। टैंक कहते हैं तालाब को, जो गांव में टैंक होते हैं, मीन्स छोटे छोटे तालाब होते हैं। और गांव में क्या होता है कि बच्चे हमेशा जो भी खेलते हैं वो इन्हीं तालाबों के पास या पोंड के पास खेलते हैं। तो मेरे फादर मुझे कभी कभी दूसरे बच्चों के साथ बाहर भेज दिया करते थे, तालाब के पास, टैंक के पास खेलने के लिए। एंड सो आई डोंट नो द पेरंगी, दैट इज, पेरंगी बोल रही है यहाँ पर वो, पेरंगी लैंग्वेज। तो मैं इसीलिए इस पेरंगी लैंग्वेज को नहीं जानता। यू स्पीक, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो। अब यहाँ पर देखिए पी कैपिटल है, तो पेरंगी लैंग्वेज हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था आर के नारायण के टाइम में भी,
फिरंगी बोला जाता था। जो फॉरेनर्स होते थे उनको फिरंगी बोला जाता था, उनकी लैंग्वेज को फिरंगी लैंग्वेज बोला जाता था, उनके कॉस्ट्यूम, उनकी ड्रेसेस को फिरंगी ड्रेसेस बोला जाता था और उनकी कल्चर को फिरंगी कल्चर। तो जो भी रिलेटेड होता था फॉरेन से वो उनको फिरंगी बोलते थे। तो यहाँ पर मुन्नी इतना इनोसेंट, इतना सिंप्लिसिटी उनके बिहेवियर में है। वो क्या बता रहे हैं कि मैं तो इस फिरंगी लैंग्वेज को समझ लेता और मैं इसे सीख भी लेता, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। हमें खेतों पर भेज दिया जाता था जहाँ पर हमें सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता था, और कभी कभी जब टाइम मिलता भी था तो हमें फिर हमारे फादर कहाँ भेज देते थे, मीन्स वो स्कूल भेजने की जगह उनको कहाँ भेज देते थे। और इसमें फादर का भी दोष नहीं है क्योंकि स्कूल में पहले सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे ही जाया करते थे। और इसीलिए मैं जो ये तुम्हारी लैंग्वेज है ना, यू स्पीक, जो ये लैंग्वेज तुम बोलते हो ये फिरंगी लैंग्वेज, इसीलिए मैं आई डोंट नो, इसलिए मैं इसे नहीं जानता। इवन 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 लिटिल फेलोज इन योर कंट्री प्रोबेबली स्पीक द फिरंगी लैंग्वेज। लेकिन तुम्हारे देश में, तुम्हारे कंट्री में तो छोटे छोटे बच्चे भी इस लैंग्वेज को बोलते होंगे। कितना फनीएस्ट है यहाँ पर ये सीन कि वो जैसे कहते हैं ना कि विदेशों में तो भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगते हैं, वहाँ पर तो जो बस ड्राइवर हैं और वर्कर्स हैं या लेबर हैं वो भी इंग्लिश में ही बातें करते हैं, इंग्लिश में ही सारा काम करते हैं। तुम्हारे यहाँ पर तो, तुम्हारे देश में तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोल पाते होंगे ना। अब देखिए वो तो उनकी मदर टंग है, जैसे हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ईजिली हिंदी बोल लेते हैं या तमिल बोल लेते हैं। और ये तो एक लैंग्वेज है जो मदर टंग होती है, इसे हर कोई इजीली बोल लेता है जो भी उसके चारों तरफ लैंग्वेज बोली जाती है। अब क्योंकि उनकी मदर टंग ही उनकी इंग्लिश है तो उनके लिए इजी है। लेकिन यहाँ मुन्नी को बड़ा ताज्जुब हो रहा है, वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे भी ना क्या करते होंगे, जो लिटिल फेलोज हैं तुम्हारे देश में, तो वो भी इस फिरंगी लैंग्वेज को बोल लेते होंगे। बट हियर, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहीं बोल सकते। ओनली लर्निड मैन एंड ऑफिसर्स नो इट। लेकिन हमारे कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ कौन बोलते हैं, जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जो लर्निड होते हैं। लर्निड से मतलब यहाँ पर है जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, उनकी लैंग्वेज माना गया है। मीन्स अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसके बारे में क्या एज्यूम किया जाता है, ही इज़ हाईली एजुकेटेड एंड ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। और कौन बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ऑफिसर्स बोलते हैं। तो जो इंग्लिश बोल रही है या तो वो क्या है, हाईली एजुकेटेड है, या फिर वो एक ऑफिसर है। लेकिन तुम्हारे देश में तो छोटे छोटे बच्चे भी बोल लेते होंगे ना इंग्लिश लैंग्वेज। कितनी इनोसेंस प्रेजेंट हो रही है यहाँ पर मुन्नी की। वी हैड अ पोस्टमैन। अब देखिए फिर वो पोस्टमैन पर आ जाते हैं और कितनी बातें हैं उनके पास करने के लिए। जब भी आप किसी ओल्ड पर्सन के पास बैठेंगे ना, बूढ़े पर्सन के पास बैठेंगे, यू विल बी रियली हाईली सरप्राइज टू सी कि उनके पास इतनी बातें होती हैं करने के लिए। और किसके बारे में होती है, अपने पास्ट में। से उतनी ईजिली फ्लैश बैक में चले जाते हैं। कभी भी घर पर अगर आप अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर के पास बैठेंगे तो उनके पास इतनी बातें होंगी आपको बताने के लिए, दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन वो फ्लैश बैक में जाते हैं, वो बार बार पास्ट में जाते हैं, पास्ट में फिर प्रेजेंट में, फिर पास्ट में फिर प्रेजेंट में, और उनका ये टू एंड फ्रो चलता रहता है। और इतनी बातें बताते हैं वो कि सबसे बड़ी बात उनका ये पता नहीं चलता कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कब जंप कर जाएं। अब यहाँ पर वो फिर किसके बारे में बता रहे हैं, और पता है हमारे यहाँ पे ना एक पोस्टमैन था हमारे गाँव में, हु कुड स्पीक टू यू बोल्डली इन योर लैंग्वेज। उससे तुम्हारी लैंग्वेज आती थी इंग्लिश, और वो तुमसे बहुत अच्छे तरीके से ना बोल्डली तुम्हारी लैंग्वेज में तुमसे बात भी कर सकता था। बट हिज वाइफ रेन अवे विद समवन। लेकिन पता है उसकी वाइफ ना किसी के साथ भाग गई है। अब ये बात यहाँ पर क्यों बता रही हैं वो तो बात, इसका मतलब देखिए वो खुद इतनी ज़्यादा गॉसिप और र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। और अब वो आ जाते हैं पोस्टमैन पर, और ये बात वो शॉपकीपर के वहाँ भी गॉसिप्स चलती हैं। लेकिन उसकी वाइफ क्योंकि किसी और के साथ भाग गई है, एंड he does not speak to anyone at all nowadays। और इसीलिए पता है अब क्या है, अब वो किसी से भी बातें नहीं करता। मीन जब से उसकी वाइफ का एलोपमेंट हुआ है किसी के साथ, वो तब से किसी से भी बातें नहीं करता। who means, अब यहाँ पर जस्ट सी, who would, और बात भी कौन करेगा,
इफ़ अ वाइफ डिड व्हाट शी डिड, अगर अगर किसी की वाइफ ऐसी कोई ऐसा काम करे जैसा उसकी वाइफ ने किया, तो बताइए कोई बात कर सकता है? हस्बैंड क्या ही कर सकता है, अब गांव में बात ही कौन करेगा? वीमेन मस्ट बी वॉच्ड, वीमेन की ना, इनको ना देखते रहना चाहिए, मीन्स इन पर नज़र रखनी चाहिए। और नज़र रखने से मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो किस, अब वो देखिए दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, वाइफ के टॉपिक पर आ जाते हैं कि अगर किसी की वाइफ ऐसा काम करे तो वो पूरे गांव में बात करने लायक भी नहीं रह जाता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें नज़र रखनी चाहिए किस पर, इन औरतों पर, इन औरतों पर हमेशा, दे नीड टू बी वॉच्ड, इन पर नज़र रखनी चाहिए, अदरवाइज दे विल सेल देमसेल्व्स एंड द होम। अदरवाइज क्या होगा, अगर इनका बस चले ना तो ये क्या करें, ये खुद को भी बेच डालें और घर तक को बेच डालें। ये कौन कह रही हैं, मुन्नी कह रही हैं। किसको बता रही हैं, अमेरिकन को। थैंक्स गॉड कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो यहाँ पर कह रही हैं कि हमें औरतों पर नज़र रखनी चाहिए, और वरना ये कुछ भी कर सकती हैं, ये खुद को भी बेच सकती हैं और घर तक को बेच सकती हैं। एंड ही लाफ्ड एट हिज ओन क्विप, और जब वो इस तरह की बात करते हैं तो अपनी इस क्विप पर, अपने इस जोक पर वो खुद ही हंस पड़ते हैं। कितना मुन्नी कितना एंजॉय कर रही हैं। वो एक दूसरे की कंपनी वो किससे बता रही हैं जिससे वो भी डर रहे थे, एक अमेरिकन। लेकिन वो विलेजर्स तक से बात नहीं करते इतनी, लेकिन यहाँ वो बैठे हैं, सिगरेट को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सारी बातें बता रही हैं, पोस्टमैन के बारे में, वीमन के बारे में, हॉर्स के बारे में, अपनी चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग ही इज एक्सप्रेसिंग और ही इज कम्युनिकेटिंग। द फॉरेनर लाफ्ड हार्टली। अब देखिए ये होता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा उसने क्या बताया, लेकिन मुन्नी हंसते हैं। तो जो स्माइल है, लाफ्टर है, ये कंटेजियस होती है। दूसरा हंसेगा तो हमें भी हंसी आ जाएगी। हमें उन्हें कारण नहीं पता वो क्यों हंस रही है, लेकिन मुन्नी हंस रही है काफ़ी ज़्यादा, तो अब वो फॉरेनर भी हंसते हैं, दिल से हंसते हैं, हार्टली। ऐसा नहीं कि उनको खुश करने के लिए हंस रही हैं जैसे मुन्नी ने किया था शॉपमैन को खुश करने के लिए। तो वो यहाँ पर दिल से हंस रही हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए नहीं। दे आर सिंपली पासिंग देयर टाइम। टुक आउट अनदर सिगरेट। अब और अच्छा मूड बन जाता है और फॉरेनर फौरन क्या करते हैं, अब दूसरी सिगरेट निकालते हैं एंड ऑफर्ड इट टू मुन्नी, और मुन्नी को देते हैं। हु नाउ स्मोक्ड विद ईज। अब मुन्नी उसको तुरंत ले लेते हैं, और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको स्मोक किया था तो उनको काफ़ी ज़्यादा वो अजीब लगी थी। इतनी प्रेजेंट, मतलब टेस्ट अच्छा था उसका, लेकिन उनको प्रॉब्लम हुई थी उसको स्मोक करने में और उनको खांसी भी आ गई थी। लेकिन इस बार जब वो सेकेंड सिगरेट उनको मिलती है तो वो उसको ईजिली क्या करते हैं, एन्जॉय करते हैं। डिसाइडिंग टू स्टे ऑन, और वो डिसाइड कर लेते हैं वहीं रुकने का। अरे क्यों नहीं रुकेंगे, इफ़ द फेलो वॉज गोइंग टू बी सो गुड। अगर साथ वाला, अगर कंपनी इतनी अच्छी हो, अगर साथ वाला फेलो इतना अच्छा हो तो कोई क्यों नहीं रुकेगा। तो वहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, if the fellow was going to be so good as to keep up his cigarette supply। अगर इतना अच्छा साथी हो कि बस उनको सिगरेट ही देता रहे, उनको सिगरेट ही देता रहे, तो कोई क्यों जाएगा वहाँ से, कोई क्यों नहीं रुकेगा। तो अब उनको जाने की कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब उनको अमेरिकन से डर भी नहीं लग रहा है क्योंकि अब वो इतना इजी वे में बात कर रहे हैं, अपने सारे बचपन की बातें बता रहे हैं, और उनको सिगरेट भी मिल रही है जो उनको कभी कोई देता भी नहीं है। उसको आराम से बैठकर वो पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे कौन वहाँ रुकना नहीं चाहेगा। द अमेरिकन नाउ स्टूड अप ऑन द पेडेस्टल इन द एटीट्यूड ऑफ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चरर। अब अमेरिकन, सिगरेट उनके हाथों में है और वो खड़े हो जाते हैं वहीं पर जो पेडेस्टल होता है जहाँ पर वो बैठे हुए थे, उसी हॉर्स के स्टैचू के पास, और ऐसे खड़े होते हैं इन द एटीट्यूड, ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि वो क्या हो, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चरर हो, जैसे कि वो लेक्चरर हैं और वो अब क्या कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से वो खड़े होते हैं। एंड सेड, running his finger along some of the carved decorations around the horse neck। तो देखिए हॉर्स की डेकोरेशन के बारे में तो मुन्नी ने हमें शुरू में ही डिटेल में बता दिया था। आपको याद होगा कि उस पर लेसिस थी, उस पर बहुत सुंदर ब्राइट कलर से पेंटिंग की हुई थी और वो
क्या कलर थे? येलो एंड ब्लू। और उस पर एक क्वेश्चन भी था। मैं सब कुछ डिटेल में हमें बता चुके थे हॉर्स के बारे में यहाँ पर। अब वो अपनी फिंगर से रनिंग हिज फिंगर, और वो अपनी फिंगर को कहाँ पर रन करते हैं? अलोंग सम ऑफ द कार्व, जो उस पर कार्विंग होती है, डेकोरेशन होती है अराउंड द हॉर्स के नेक। तो इतना ब्यूटीफुल हॉर्स होता है वो, हॉर्स की नेक के चारों तरफ क्या किया हुआ था? डेकोरेटिव कार्व किया हुआ था। स्पीकिंग स्लोली, और काफ़ी स्लो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्लोली? एंड अटरिंग हिज वर्ड्स सिलेबल बाय सिलेबल, एक एक वर्ड को काफ़ी स्लो बोलते हैं ताकि वो समझ सके। कौन? मुन्नी, जो भी वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो उनको समझ सके। तो इसलिए वो इतना स्लो बोलते हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए, उनकी इजीनेस के लिए। आई कुड गिव अ सेल्स टॉक फॉर दिस बेटर देन एनीवन एल्स। ये मुझे हॉर्स का स्टैचू इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना एक ये एंटीक पीस है, इतना डेकोरेटिव है, मुझे इतना पसंद आया ये कि मैं सबसे अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ इसके ऊपर। अगर मुझे इसे बेचना हो ना, और मुझे इसके पॉइंट्स बताने पड़े, मुझे सेल्स टॉक करनी पड़े, तो फॉर द बेटर देन एनीवन एल्स, कोई और इसे इतने अच्छी तरीके से डिमोन्स्ट्रेट कर ही नहीं सकता, कोई इतने अच्छी तरीके से इसे प्रमोट कर ही नहीं सकता, या इसके पॉइंट्स नहीं बता सकता जितने अच्छी तरीके से मैं बता सकता हूँ। क्योंकि वो अमेरिकन है, वो उनके लिए एंटीक पीस है, होना भी चाहिए। क्योंकि जैसे देखिए, मुन्नी को भी नहीं पता कि वो कितना पुराना है, तो वो इतना एंटीक पीस है, एक रेयर पीस कह सकते हैं हम उसे, या फिर कहें तो एक मॉन्यूमेंट मानकर चले उसे, कि इंडिया की ही मीन्स उस गांव की तो वो आन बान शान है ही। अगर इंडिया का भी देखें तो एक एंटीक पीस है। और आर के नारायण यहाँ पर ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं उस हॉर्स के स्टैचू के थ्रू कि इंडिया में ऐसी ऐसी एंटीक पीसीज हैं, ऐसी रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं आज भी, कि जिनके बारे में उनका इतिहास क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। और अगर ढूंढने जाए ना, तो इतने रेयर, इतने ब्यूटीफुल, इतने मार्वलस पीसीज हैं जिन पर इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन है कि अमेरिकन उनको देखकर पूरी तरह से पहली नज़र में ही वो उनको पहचान लेते हैं। फर्स्ट साइट जो उनका होता है अमेरिकन का, उस हॉर्स को देखकर ही उनका वर्ड आया था मार्वलस, कि उनको उनकी पहचान है। लेकिन हम इंडियंस को उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस, उनकी कोई वैल्यू नहीं पता, और वो ऐसे इधर उधर पड़े हुए हैं, उन पर धूल चढ़ चुकी है, और वो बारिश में, सनलाइट में ख़राब हो रहे हैं, और किसी को उनकी हिस्ट्री नहीं पता। तो ऐसे एक हॉर्स का स्टैचू नहीं, पता नहीं कितने एंटीक पीस इस कंट्री में हैं। सो इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भी इतना अच्छा लेक्चर नहीं दे सकता, कोई भी इतने ज़्यादा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बता सकता, कोई भी इतने अच्छी तरीके से इस हॉर्स को डिस्क्राइब या डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो इन ब्रीफ वो क्या कहना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मुझसे पूछो क्या है, तो आप इसकी वैल्यू, कोई भी इसकी वैल्यू नहीं बता सकता, इसका सिग्निफिकेंस कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ। This is a marvelous combination of yellow and indigo। तो इंडिगो क्या किसे कहते हैं? इंडिगो कहते हैं ब्लू कलर को, नील बोलते हैं जिसे। और नील किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना वंडरफुल कॉम्बिनेशन नहीं देखा। किस कलर का? येलो एंड इंडिगो। दो फेडेड नाउ, हालांकि अभी क्या हो चुका है, ये फेड हो चुका है। किसके कारण? क्योंकि इसकी केयर ही नहीं हो रही। देखिए, अगर उसके ऊपर एक हल्का सा शेडो भी लगा देते और तो भी उसकी केयर हो जाती, लेकिन वो ओपन है, ओपन सन में क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से उसका कलर फेड हो रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह के कलर्स हैं कि देखिए आज भी वो दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कितने साल हो गए, शायद सैकड़ों या हजारों सालों से वो वहाँ पर है स्टेचू, लेकिन उसके इस तरह के कलर्स हैं कि आज भी वो पूरी तरह से फेड नहीं हुए हैं। तो पता नहीं किस तरह का कलर कहाँ से लाए होंगे, कैसे कलर से उसको उन्होंने पेंट किया कि आज भी वो कलर दिखाई दे रहा है। कुछ थोड़ा सा फेड हो चुका है, अगर उसकी जरा सी रिपेयर की जाए, उसका ध्यान रखा जाए, तो ये स्टैचू बहुत बड़ा उस गांव की एक पहचान बन सकता है। हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री, तुम इस देश के लोग अचीव दीज फ्लेमिंग कलर्स, मुझे आज तक समझ नहीं आया। यू इंडियंस के, तुम इस देश के लोग आखिर कहाँ से अचीव करते हो, कहाँ से इतने फ्लेमिंग, फ्लेमिंग मीन्स ब्राइट, कहाँ से ऐसे ब्राइट कलर्स लेकर आते हो, मीन्स कि तुम बनाते कैसे हो?
इतने सुंदर कलर्स तुम बनाते कैसे हो और किस तरीके से तुम इन्हें अचीव करते हो? हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री अचीव दीज फ्लेमिंग कलर्स? तो वो उनसे ये पूछ रही हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एस्टोनिश्ड फील कर रही हैं उस हॉर्स को देखकर, उसके ब्राइट कलर्स को देखकर, उसकी कार्विंग, उसके डेकोरेशन को देखकर। और वो स्टार्टिंग से ही ओवरहेल्म्ड हैं उस स्टैचू के लिए। मुन्नी नाउ एश्योर्ड दैट द सब्जेक्ट वॉज स्टिल द हॉर्स। मुन्नी पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं, थैंक्स गॉड नाउ देर इज नो चेंज इन द सब्जेक्ट। जैसे पहले उनको लग रहा था वो डेड पर्सन मर्डर के बारे में बात करेंगे, अब वो इतने श्योर हो जाते हैं कि उनका अभी भी सब्जेक्ट क्या है, अमेरिकन का हॉर्स ही है एंड नॉट द डेड बॉडी। तो वो पूरी तरह से श्योर हो चुके हैं। ही सेड दिस इज आवर गार्डियन। तो अब वो उनको पता चल जाता है कि हॉर्स के बारे में बात हो रही है, तो वो हॉर्स की और ज़्यादा डिटेल देते हैं और ज़्यादा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं अमेरिकन को। टाइटल यहाँ पर है आ हॉर्स। गुड। तो हॉर्स के बारे में तो देखिए बातें होनी ही चाहिए। ये हमारा ये हॉर्स क्या है? ये कोई मामूली हॉर्स नहीं है, ये हमारा गार्डियन है। गार्डियन से मतलब ये हमारा प्रोटेक्टर है, हमारा सेवियर है। ये हमारे विलेज के बॉर्डर पर है और ये एक तरीके से क्या माना जाता है, हमारा हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये ऐसा माना जाता है कि ये हमारे गांव की रक्षा कर रहा है, तो ये हमें गार्ड करता है। ओके, हमें प्रोटेक्ट करता है। और ऐसा माना जाता था पहले, आप कभी भी देखेंगे कुछ गांव के बाहर कोई मंदिर बना दिया जाता है या कुछ इस तरह का स्टेचू बना दिया जाता है, कोई किसी भी तरह की अपने अपने गांव की देखिए एक कंसेप्शन होता है, अपने कुछ गांव के रूल्स रेगुलेशन थॉट्स होते हैं। तो उनका ये मानना होता है कि यहाँ पर हमारी कुल देवी का मंदिर है, यहाँ पर देवताओं का मंदिर है, या यहाँ पर एक ये पेड़ ही होता है। कुछ गांव में तो ऐसा होता है कि जो पार्टिकुलर कुछ ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्योर मानते हैं, प्रोटेक्टर या सेवियर मानते हैं कि ये हमारे पूरे गांव की यहाँ पर रक्षा करता है। तो काफ़ी जगह आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ चीज़ों को माना जाता है कि ये इस एरिया को प्रोटेक्ट करता है और वो उसकी वर्शिप करते हैं कि अगर ये यहाँ से चला गया, अगर ये यहाँ से हट गया, अगर इसको जरा सा भी हार्म हुआ या डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारे इस एरिया में, चाहे वो गांव है, शहर है, कोई भी एरिया है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। गुड। और ऐसी अगर आपको बताएं तो काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जहाँ पर ऐसा माना जाता है और वो चीज़ें उसको ना प्रोटेक्ट करती हैं, उस एरिया को या उस गांव को। जैसे कि केदारनाथ में आपने देखा कि वो एक जो रॉक है, पत्थर है, उसको माना गया था कि वो पहले था और उसने उसको प्रोटेक्ट। या धारा देवी मंदिर के बारे में भी इस तरह की बातें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी आप देखेंगे, लोगों को पता नहीं होता, आजकल लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो इंसेस्टर्स होते थे, जो पुराने आप बुजुर्ग होते थे या पुरख पुरख एंसेस्टर्स होते थे, मीन्स वो हमेशा इस बात को मानते थे, विश्वास करते थे। और कितने ही ऐसे आप देखेंगे कि कोई ना कोई ज़रूर एक सिंबल होता है, एक गार्ड होता है, हर एरिया का माना जाता है और उससे वो पूछते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी को पता ही नहीं है इस हॉर्स के बारे में। तो यहाँ क्या बताते हैं मुन्नी कि ये हॉर्स का जो स्टैचू है, ये हमारा गार्डियन है, हमारा सेवियर है, हमारा प्रोटेक्टर है, हमारा गाइड है, हमारा सब कुछ है। इट मीन्स डेथ टू अवर एडवर्सरीज। और इसका मतलब क्या होता है, ये डेथ है एक तरीके से। किसकी डेथ है? हमारी एडवर्सरीज की। एडवर्सरीज से मतलब जो भी हमारी मीजरीज हैं, हमारे दुखों के लिए ये क्या है, एक डेथ है। मीन्स हमारे दुश्मनों की ये डेथ है। कोई भी अगर हमारे गांव पर गलत नज़र उठाएगा, अगर जरा से भी हमारे दुश्मनों ने हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया, या अगर जरा से भी हमारे गांव पर क्या आई, मुसीबत आई, कोई कैलिमिटी आई, तो ये क्या करेगा, ये हॉर्स हमें प्रोटेक्ट करेगा और उसको मार देगा। मीन्स ये जो एडवर्सरीज होती हैं दुश्मनों के लिए, एक तरीके से मौत है। कौन? ये हॉर्स का स्टैचू। तो ये इसकी देखिए यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस बता रही हैं, हॉर्स का कितना इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हैं ये सब डिटेल में यहाँ पर। क्योंकि जब आप समझोगे ना कि हॉर्स क्या है उस विलेज के लिए, और जब लास्ट में आप देखोगे व्हाट हैपेंड टू दैट हॉर्स, क्या हुआ उस हॉर्स का, देन यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि कितना इम्पोर्टेंट वो एंशिएंट है, उस गांव की पहचान है, सब कुछ उस गांव के लिए वो हॉर्स है।
और कितना उसको उन्हें प्रोटेक्ट करना था, गांव वालों को भी। अगर वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमें भी उसकी केयर करनी थी। इट मीन्स डेथ टू आवर एडवर्सरीज एट द एंड ऑफ कलयुग। और कलयुग क्या होगा? जब कलयुग आएगा, तो यहाँ पर देखिए अब वो किस पर आ जाते हैं? कलयुग पर आ जाते हैं कि जब कलयुग आएगा तो क्या होगा। कलयुग से मतलब जो एक कलयुग के एंड में, जिसे आपने सुना होगा कलयुग माना जाता है कि जो कलयुग के लास्ट में क्या होगा कि ये वर्ल्ड और इसमें जो भी जितने भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ल्डली पीपल हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। पहले इस स्टोरी को देखिए, आपने सुना होगा कि कलयुग के लास्ट में क्या होगा, ये वर्ल्ड और जो भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर एक हॉर्स के शेप में, मीन्स हॉर्स फेस्ड कोई आएगा, हॉर्स का चेहरा लेकर, एक हॉर्स के रूप में अवतार लेकर कह सकते हैं, इनकारनेशन लेकर एक सेवियर आएगा, कोई हमें बचाने आएगा, और उसका नाम माना जाता है क्या होगा? कल्कि होगा। ओके, ऐसा ऐसा एक थॉट है, ऐसी एक बात कही जाती है, मानी जाती है। और आर के नारायण ने देखिए इसको लिखा था। तो जब से ये बात, मीन्स ये शुरू से यही माना जाता रहा है। और उसके बाद क्या होगा? फिर उसका नाम कल्कि होगा। और वो हॉर्स क्या करेगा? जो भी इविल्स हैं, जो भी बुरे लोग हैं, उन सबको वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इनकारनेशन होगा। और जो भी कुछ बुरा होगा, बुरे लोग होंगे, बुरी बातें होंगी, वो उन सबको क्या कर देगा? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कल्कि के बारे में ये बात है, यहाँ पर उसका मेंशन है कल्कि का। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस हॉर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसे क्या माना जाता है? उनका सेवियर। एट द एंड ऑफ कलयुग, कलयुग के लास्ट में क्या होगा? जब कलयुग का एंड हो जाएगा, दिस वर्ल्ड एंड ऑल अदर वर्ल्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड। दिस वर्ल्ड, तो यहाँ पर सिर्फ इस वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, ऑल अदर वर्ल्ड्स, जितने भी वर्ल्ड हैं। और कहा जाता है कि सिर्फ एक ही वर्ल्ड नहीं है, इस वर्ल्ड के बाहर भी और काफ़ी सारे वर्ल्ड हैं। मीन्स पूरा यूनिवर्स, सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ऐसा कहा जाएगा, इंडिया के साथ ही ऐसा होगा। जो भी पूरी दुनिया है और जो दुनिया से बाहर की भी दुनिया है, जो भी सब कुछ, मीन्स पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा? कोल्ड नो, ऑल अदर वर्ल्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड। और पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड द रिडीमर, और फिर रिडीमर, रिडीमर जो सेवियर है, हमारा प्रोटेक्टर है, विल कम इन द शेप ऑफ अ हॉर्स। और उसके बाद एक रिडीमर आएगा। तो रिडीमर यहाँ पर किसे कहते हैं? जो हमें रिडीम करेगा, जो हमारा उद्धार करेगा, जो हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा। उसके बाद रिडीमर आएगा, लेकिन वो किसकी शेप लेकर आएगा? एक हॉर्स की शेप लेकर आएगा। और उसका नाम क्या रखा जाएगा? कल्कि। उसे कल्कि, तो यहाँ पर देखिए कल्कि आया हुआ है। और ये आर के नारायण ने किस टाइम में ये बात लिखी है? दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ। और उसके बाद फिर वो हॉर्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगेगा? कम टू लाइफ, ये जीवित होने लगेगा, ये जिंदा होने लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हॉर्स यहाँ पर है इनके गांव में इतना पुराना है, किसी को भी नहीं पता? कहीं ये हॉर्स ही तो कल की नहीं है? हो सकता है कि ये भी आने वाले टाइम में किस में आ जाए? जिंदा हो जाए। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हॉर्स क्या होना शुरू हो जाएगा? इट विल कम टू लाइफ एंड गैलोप एंड ट्रैम्पल डाउन ऑल बैड मैन। और सबको गैलोप कर लेगा। मीन्स फिर वो क्या करेगा? वो हमारी रक्षा करेगा, वो उसके अंदर जान आ जाएगी घोड़े के अंदर। और फिर वो गैलोप करेगा, गैलोप मीन्स दौड़ लगाएगा। ओके, और दौड़ लगाते हुए क्या कर देगा? ट्रैम्पल डाउन, अपने पैरों से कुचल देना, अपने पैरों से रौंद देना, और सबको ट्रैम्पल डाउन कर देगा। लेकिन किसको करेगा? ऑल बैड मैन, जितने भी इस वर्ल्ड में बुरे लोग होंगे, वो घोड़ा घोड़ा वो क्या करेगा? वो जिंदा हो जाएगा। फिर वो दौड़ेगा, और इतनी तेजी से दौड़ेगा कि जो भी बुरे लोग होंगे सबको वो अपने पैरों के नीचे कुचल देगा, सबको मार डालेगा। मीन्स इस वर्ल्ड से सारी इविल को खत्म कर देगा। कौन? कल्कि। ये मुन्नी बता रही हैं किसी अमेरिकन को। एज ही स्पोक ऑफ बैड मैन, और जैसे ही उन्होंने किसके बारे में बोला? ऑल बैड मैन, जितने भी बुरे लोग इस दुनिया में है ना, वो कल की सबको मार डालेगा, सबको खत्म कर देगा। तो उनको फौरन क्या याद आ जाता है? एज ही स्पोक ऑफ बैड मैन द फिगर्स ऑफ हिज शॉपमैन। तो उन्हें किसकी फिगर याद आ जाती है? फौरन शॉपमैन की, क्योंकि शॉपमैन उनके लिए क्या है? एक बैड मैन है। और इतना बैड है कि यहाँ पर उन्हें फौरन
उस शॉपमैन की याद आती है, उसका फेस उनकी आंखों के सामने आ जाता है, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और उनके ब्रदर इन लॉ का भी। ये ब्रदर इन लॉ कौन है? तो देखिए इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ किसको कहते हैं? एक तो जो सिस्टर का हस्बैंड होता है उसे भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, और वाइफ के ब्रदर को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पर या तो उनके साले हो सकते हैं या उनके जीजा जी हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में दोनों को ही ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर अलग नाम दिए जाते हैं इंडिया में, हिंदी लैंग्वेज में इतने डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ दोनों में से, जेठ को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, देवर को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, जीजा को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, और साले को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो देखो चारों को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पर उनके जेठ और देवर तो नहीं हो सकते, क्योंकि मुन्नी क्या है, मेल है। तो अब यहाँ पर ना ब्रदर इन लॉ का दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो उनके वाइफ के ब्रदर हों जो उनके साले लगते हैं, या फिर उनकी सिस्टर के ब्रदर, उनकी सिस्टर के हस्बैंड हो जो उनके ब्रदर इन लॉ लगते हैं। अब क्योंकि कहीं उनकी सिस्टर का तो कोई मेंशन आया नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए वो कौन होने चाहिए? उनके साले होने चाहिए, क्योंकि उनकी वाइफ के ब्रदर हैं। और अब दो दो लोग हैं जो उन्हें काफ़ी गलत लगते हैं, उन्हें बुरे लगते हैं, और वो चाहते हैं कि कल की आए, और वो खुश होते हैं कि वो उन बैड पर्सन को इस वर्ल्ड से हटा दे। उन्होंने उनके साथ क्या गलत किया था? उन्होंने बताया था ना कि ब्रदर इन लॉ ने उनके घर में आग लगाने की कोशिश की थी, तो ये उन्होंने उनके लिए गलत किया था, वो बहुत बुरे हैं। और शॉपमैन का तो आपने देखा ही था पीछे क्या किस तरह की हरकत शॉपमैन ने उनके साथ की थी, कितना उनको डिसग्रेस, कितना उनको इंसल्ट किया। अब जैसे ही वो बैडमैन के बारे में बात करते हैं कि कल की आएगा और सारे बुरे लोगों को फिनिश कर देगा, तो उनको फ़ौरन किसके चेहरे दिखाई देते हैं? फिगर्स, शॉपमैन की और अपने ब्रदर इन लॉ की। एज्यूम्ड कॉन्क्रीट फॉर्म्स इन हिज माइंड, और अपने माइंड में वो पूरी तरह से उनकी एक फॉर्म को एज्यूम कर लेते हैं। और एज्यूम से मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो सोचने लगते हैं किस तरीके से वो हॉर्स आ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और उनके उसके पैरों के नीचे कौन पड़े हुए हैं? एक तो उनका ब्रदर इन लॉ और एक वो शॉपमैन। तो इस तरीके से अपने माइंड में वो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्क्रीट फॉर्म क्रिएट करते हैं। एंड ही रेवेल्ड, रेवेल्ड और पूरी तरह से क्या हो जाता है? रेवेल्ड फॉर अ मोमेंट, वो मीन्स यहाँ पर क्योंकि इस तरीके की वो इमेजिन कर रहे थे। एंड ही रेवल्ड फॉर अ मोमेंट इन द प्रीडिकमेंट ऑफ द फेलो, और वो खुश हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, फॉर अ मोमेंट। ओके, उनको ये काफ़ी अच्छा लगता है, वो काफ़ी प्लीज्ड हो जाते हैं ये सोचकर। इन द प्रीडिकमेंट ऑफ द फेलो, उनके बारे में सोचकर जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से सोच रहे हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं सिर्फ अंडर द हॉर्स हुड, कि किस तरह से हॉर्स के फुट के नीचे, उसके हुड के नीचे वो सारे फेलो आएंगे और क्या होगा। वो मीन्स उसे इतना अच्छा लग रहा है ना ये सोच कर भी कि किस तरीके से वे दोनों उसके पैरों के नीचे पड़े रहेंगे, वो उनको किस तरीके से क्रश करेगा, कुचल देगा। तो उनको इतना मज़ा आ रहा है, सिर्फ उसे सोचने में ही उनको इतना अच्छा लग रहा है। सर्व्ड हिम राइट फॉर ट्राइंग टू सेट फायर टू हिज होम, कि और उसको ऐसे लग रहा है क्योंकि उसने, उनके ब्रदर इन लॉ ने क्या किया था? उसके घर को आग लगाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, वो सोच रही हैं जैसे कि उसके दुश्मन को सर्व्ड हिम राइट, उसके दुश्मन को सजा मिल गई है। ओके, ब्रदर इन लॉ को सजा मिल गई है, सर्व्ड हिम, उनके दुश्मन तो कौन है? उनका दुश्मन ब्रदर इन लॉ, उसको सजा मिल गई है किसके लिए? फॉर ट्राइंग टू सेट फायर टू हिज होम। तो यहाँ पर वो फिर आर के नारायण ने यहाँ पर, ताकि रीडर्स को भूल ना जाएं कि ब्रदर इन लॉ ने उनके साथ क्या किया था, क्योंकि उन्होंने एक दो लाइन में बताया था पीछे, तो इसलिए वो यहाँ पर रिपीट करते हैं कि उनकी ब्रदर इन लॉ ने क्या किया था, उनके घर में आग लगाने की कोशिश की थी, और इसीलिए उनको इस बात की सज़ा मिल गई। मुन्नी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मुन्नी के अपने यहाँ पर खुशियाँ हैं या दुख हैं, और जिसको वो बता रहे हैं उस हॉर्स के रूप में। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो किसका है? इसमें देखिए यहाँ पर कल्कि का डिस्क्रिप्शन है, और उनको लग रहा है कि मेरे जो दुश्मन हैं उनको भी वो हॉर्स मार देगा, कुचल देगा, और उससे उसका बदला, इससे उसके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। वाइल ही वॉज ब्रूडिंग ऑन दिस प्लीजेंट विजन, अब मुन्नी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, और उसके क्या ख्याल हैं
कि कल की अवतार लेगा, कल की आएगा और उसके सारे दुश्मनों को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। वाइल ही वॉज ब्रूडिंग, और ब्रूडिंग कहते हैं टू कंसिडर, टू मेडिटेट और टू थिंक। तो वो इस तरीके से अपने विचारों में खोए हुए हैं, विचार कर रहे हैं और क्या सपना देख रहे हैं। उनका जो ये विजन है, विजन जो डे ड्रीम होता है, प्लीजेंट, काफ़ी उनको अच्छा लग रहा है, मीन्स उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से सोचना। और वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, अपने ही सपनों में खोए हुए हैं। द फॉरेनर यूटिलाइज्ड द पोज टू से, और फॉरेनर क्या करते हैं, जब वो इस तरीके से सोच रहे हैं तो फॉरेनर ने यूटिलाइज किया, मीन्स उन्होंने फ़ायदा उठाया इस पोज को, इस तरह से जैसे वो रुक गए थे कुछ देर के लिए। मीन्स अब देखिए क्या होता है कि जैसे मुन्नी बोले जा रही हैं तो अमेरिकन स्टॉप कर देते हैं, वो रुक जाते हैं, पोज ले लेते हैं। और जैसे ही कुछ देर का पोज किसने लिया, मुन्नी ने। पोज क्यों लिया, क्योंकि वो खो गए अपने उस सपने को देखने में, तो तभी उसका फ़ायदा उठाया फॉरेनर ने। एंड नाउ ही स्टार्टेड टू स्पीक, अब फॉरेनर ने बोलना शुरू कर दिया। आई एश्योर यू दैट दिस विल हैव द बेस्ट होम इन द USA। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो स्टेचू है ना हॉर्स का, इसे मैं बेस्ट होम दूंगा। और बेस्ट होम से मतलब बेस्ट प्लेस दूंगा, कहाँ पर, USA में। USA में जो बेस्ट होम है वो किसका है, मेरा है। और उस होम के अंदर जो बेस्ट प्लेस होगा मैं इसे दूंगा। अब मुन्नी अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं कि उनके दुश्मनों का दी एंड हो जाएगा, और इधर अमेरिकन जो फॉरेनर हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं कि वो हॉर्स को घर पर लेकर जाएंगे और उसे कहाँ पर रखेंगे, कितना उसका बेस्ट प्लेस होगा। तो दोनों की दुनिया देखिए कितनी डिफरेंट है, दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। और फॉरेनर सोच रहे हैं कि वो इस स्टैचू को ले जाकर घर पर USA में रखेंगे। आई विल पुश अवे द बुक केस, मैं हटा दूंगा। देखिए अब वो भी पूरा डे ड्रीम, उनका भी विजन अलग चल रहा है, वो भी डे ड्रीम देख रहे हैं। और वो क्या सपने देख रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, जो मेरा बुक केस है ना मेरे घर पर, मैं उसे एक तरफ कर दूंगा, पुश अवे कर दूंगा। यू नो आई लव बुक्स एंड आई एम अ मेंबर ऑफ 5 बुक क्लब्स, और मुझे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मुझे उनको पढ़ना काफ़ी पसंद है। और मैं मेंबर भी हूँ किसका, 5 बुक क्लब्स का। जो 5 बुक क्लब्स हैं मीन्स 5 बुक क्लब्स का मैं मेंबर हूँ। तो देखिए जो बुक क्लब्स हैं वो 5 हैं और उन्होंने मेंबरशिप भी ली हुई है। क्यों, क्योंकि उन्हें बुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन वो हॉर्स उनको इतना मार्वलस, इतना यूनिक लगा कि उस हॉर्स को रखने के लिए वो क्या करेंगे, अपने बुक केस तक को वहाँ से हटा देंगे ताकि उसे एक बेस्ट जगह मिल सके, किसको, हॉर्स के स्टैचू को। तो उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया है। And the choice and bonus volumes really mount up to a pile in our living room। अब यहाँ पर उनका जो लिविंग रूम है वो उनकी आंखों के सामने आ रहा है, और वो क्या करेंगे कि उनके लिविंग रूम में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या क्या हैं, चॉइस एंड बोनस वॉल्यूम्स रियली माउंट अप, इतनी सारी पाइल, इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सब कुछ है ना उनके लिविंग रूम में कि पूरी एक पाइल है, ढेर का ढेर है, ऊपर तक माउंट अप। और ऊपर तक वो इतनी ज़्यादा बुक्स उनके पास हैं कि लिविंग रूम में इतना सामान है कि पूरा ढेर लग चुका है वहाँ पर। एज हाई एज दिस हॉर्स इटसेल्फ, और इतना ही ज़्यादा ढेर लग चुका है, पूरा जैसे पहाड़ बन जाता है बुक्स का ऊपर नीचे रखकर, कि जितना ये हॉर्स है इतना ही ऊंचा ढेर है मेरे लिविंग रूम में जितना ये हॉर्स है। तो देखिए हॉर्स कोई बहुत छोटा नहीं है, इतना साइज उसका छोटा नहीं है कि आप उसको ले जाएं लिविंग रूम में कॉर्नर में रख दें या कहीं भी उसको शोकेस में रख दें, शोपीस बनाकर। शुरू में बताया था कि हॉर्स पूरी तरह से लाइफ लाइक है, मीन्स वो इतना बड़ा है जैसे होता है हॉर्स का जो एक साइज होता है एक्चुअल, उतना ही बड़ा हॉर्स है। अब उसे रखने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए, इसके बारे में सोच रही हैं फॉरेनर, कि वो पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि मैं इसे लेकर जाऊंगा, श्योर हैं, और मैं इसे US से लेकर जाऊंगा, फिर मैं इसे अपने लिविंग रूम में रखूंगा। लेकिन वहाँ तो जगह नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, बुक केस रखा हुआ है। लिविंग रूम में इतनी सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं बुक केस को एक तरफ कर दूंगा, और जो इतना ज़्यादा वहाँ पर पहाड़ खड़ा हुआ है बुक्स का, मैं उसे हटा दूंगा सब वहाँ से। तो उनकी अपनी प्लानिंग चल रही है। बट दे विल हैव टू गो, नहीं उन्हें हटना पड़ेगा, किसे हटना पड़ेगा, बुक्स को। अब देखिए बुक्स को तो लिविंग रूम में से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो हॉर्स का साइज़ है वो काफ़ी हाई है और वो सिर्फ लिविंग रूम में ही
अच्छे तरीके से आ सकता है। लेकिन वो लिविंग रूम में उसे क्यों रखेंगे? क्योंकि उन्हें उसको डिस्प्ले करना है, उसका शो ऑफ करना है, एग्जिबिट करना है जो भी उनके यहाँ गेस्ट आएंगे। तो लिविंग रूम में क्या होता है कि जब बाहर से जो भी आउटसाइडर्स या गेस्ट आते हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि मैं इंडिया से लेकर आया हूँ, देखो ये यूनिक स्टेचू। और सब उसको देखेंगे और उनके लिए वो क्या काम करेगा, उनका एक जो सोशल स्टेटस है उसको इंक्रीज करेगा। इसीलिए वो इतना ज़्यादा सोच रही हैं उसके बारे में। ऐसा ही होना चाहिए, इट मस्ट बी। जो इंडिया में इतनी इतनी सुंदर सुंदर जो भी पीसीज हैं, मोन्यूमेंट्स हैं या एंशियंट रेयर पीसीज हैं, जब उनको इस तरीके से केयरलेस कर दिया जाता है, उनकी केयर नहीं की जाती, तो वो ऐसे ही दूसरे लोग उनको उठा उठा कर ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर पीसीज हैं, एंशियंट हैं, हिस्टोरिकल हैं, बट दे विल हैव टू गो। रूथ में डिसअप्रूव, मुझे पता है मेरी वाइफ रूथ वो थोड़ा सा ना नाराज़ हो सकती है, वो मेरे इस आइडिया को डिसअप्रूव कर सकती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये इसे कहाँ रख रहे हो, तो वो ज़रा सा डिसअप्रूव करेगी। बट आई विल कन्विंस हर, लेकिन मैं भी उसे मना लूँगा, किसी न किसी तरीके से मैं उसे क्या कर लूँगा, कन्विंस कर लूँगा। तो वो इतना भी सोच रही है कि रूथ का क्या रिएक्शन होगा, फिर वो उसे किस तरीके से मनाएंगे, खुश करेंगे। द टीवी मे हैव टू बी शिफ्टेड टू, नहीं नहीं ये वहाँ ठीक तरीके से नहीं आएगा, मुझे बुक केस के साथ साथ क्या भी हटाना पड़ेगा, टीवी भी हटाना पड़ेगा, टीवी भी मुझे शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो वो तो पूरी तरह से यूएस से पहुंच भी गए, अपने लिविंग रूम में भी पहुंच गए हॉर्स के साथ। उसे वहाँ पर क्या करने में लग रही हैं, उसको सेट करने में लग रही हैं कि यहाँ से इसे भी हटाओ, उसे भी हटाओ। उनकी वाइफ नाराज़ हो रही है लेकिन वो उसे खुश कर रही है, उसे मना रही है। और ये सब क्या है, तो मुन्नी का अलग ही विजन चल रहा है अपने दुश्मनों के बारे में, और यहाँ पर फॉरेनर का अलग विजन चल रहा है। इसके थ्रू आर के नारायण ने दिखाया है दोनों अननोन हैं, दोनों के विजन अलग हैं, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर कंफर्टेबल हैं और अपनी कितनी ज़्यादा मीन्स टाइम किस तरह से वो स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, मुझे टीवी भी हटाना, थोड़ा सा टीवी भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। वी कांट हैव एवरीथिंग इन द लिविंग रूम। अब लिविंग रूम में हर चीज़ तो नहीं रख सकते ना, बुक्स भी वहाँ हैं, टीवी भी वहाँ है, हॉर्स भी वहाँ है। अब कुछ ना कुछ तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ जरा सा तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर मुझे इस हॉर्स को वहाँ पर लिविंग रूम में रखना है। रूथ विल प्रोबेबली से व्हाट अबाउट व्हेन वी हैव अ पार्टी। हाँ, रूथ ये जरूर कहेगी कि अब हम पार्टी कैसे करेंगे, क्योंकि वो पार्टी कहाँ करते हैं, लिविंग रूम में। अब जब वहाँ पर हॉर्स, इतना बड़ा हॉर्स वहाँ वो रख देंगे लिविंग रूम में, तो वहाँ पर गेट टुगेदर कैसे होगा, क्योंकि लोग आएंगे और लोगों के कि अगर वहाँ पार्टी होगी तो कितना बड़ा स्पेस चाहिए लिविंग रूम में। लेकिन उस हॉर्स के होने से क्या होगा, दे विल बी अनेबल टू हैव अ पार्टी। अब हम पार्टी कैसे करेंगे, तो रूथ इस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, आई एम गोइंग टू कीप हिम राइट इन द मिडिल ऑफ द रूम। मैं ऐसे करूँगा, इसे मैं रूम के ना बीचों बीच रखूँगा। ओके, बिल्कुल राइट इन द मिडिल ऑफ द रूम, बिल्कुल ठीक बीचों बीच रखूँगा मैं इसको। येस, आई डोंट सी हाउ दैट कैन इंटरफेयर विद द पार्टी। फिर मैं देखता हूँ कि ये हमारी पार्टी को कैसे स्पॉइल करता है। मीन्स काम भी बन जाए, हमारी पार्टी भी हो जाए और ये हॉर्स भी लिविंग रूम में फिट हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं इसे लिविंग रूम के बिल्कुल बीच में रखूँगा ताकि हमारी पार्टी डिस्टर्ब ना हो। वील स्टैंड अराउंड हिम, और हम सब, वी से मतलब जो भी वहाँ पर गेस्ट आएंगे वो सब, हम सब कहाँ खड़े होंगे, अराउंड हिम, इसके चारों तरफ हम खड़े होंगे। कितना इम्पोर्टेंट, कितना यूनिक, कितना स्पेसिफाइड उनके लिए वो एंटिक पीस है हॉर्स का, जो वहाँ पर धूल मिट्टी खा रहा है, बारिश में भीग रहा है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, और उसकी सारी जो एक स्पेशलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, उसका ब्राइट कलर फेड हो चुका है। और वो उसके चारों तरफ पार्टी रखेंगे अपने सोशल स्टेटस को इंक्रीज़ करने के लिए। और ऐसा ही होता है कि हम जब बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, एक नई जगह पर जाते हैं, चाहे इंडिया में भी जाएं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से जो भी चीज़ लाएं उसे हम शो ऑफ करें, बताएं कि देखो मैं वहाँ गया था और ये वहाँ की आइटम है, इसे मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। कितने सारे ड्रीम्स देख रहे हैं फॉरेनर, और वो उसको क्या करेंगे, उसके चारों तरफ हम पार्टी करेंगे एंड हैव आवर ड्रिंक, और हम ड्रिंक करेंगे। तो देखिए उनके लिए वो क्या है, उसके चारों तरफ पार्टी होगी और ड्रिंक्स चलेंगी वहाँ पर। तो कितना ज़्यादा सोच लिया है फॉरेनर ने भी।
मुन्नी कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुन्नी अभी वहीं अटके हुए हैं जहाँ पर ये थे, यहाँ पर खोए हुए थे ना, कल्कि की वो बात कर रहे थे। वो यूएस से पहुँच भी गए, लिविंग रूम में अपना शिफ्ट कर रहे हैं सब सामान, और हमारे मुन्नी किसके विजन में खोए हुए हैं, कल्कि के अवतार में। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। और अभी भी मुन्नी वही कंटिन्यू करते हैं अपना वो डिस्क्रिप्शन जो वो कल्कि के बारे में बता रहे थे कि कल्कि का अवतार होगा एक हॉर्स के रूप में, हॉर्स का इनकारनेशन लेंगे, और क्या होगा, जो अच्छे लोग हैं वो बच जाएंगे और जो बुरे लोग हैं कल्कि उनको मार डालेंगे। तो मुन्नी खुश हो रहे थे कि बुरे लोग कौन है, शॉपकीपर और उनका ब्रदर इन लॉ, और उनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे जब कल्कि आएंगे। और कल्कि की जो शेप होगी वो हॉर्स को ही मान रही है कल्कि। मुन्नी कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरह से इस वर्ल्ड का एंड होगा, कौन करेगा इस वर्ल्ड का एंड। आवर पंडित डिस्कॉर्स्ड एट द टेम्पल वंस। पता है हमारे पंडित ने ना, हमारे जो मंदिर के पुजारी हैं, पंडित हैं, उन्होंने ही हमें एक बार बताया था हाउ द ओशंस आर गोइंग टू क्लोज ओवर द अर्थ, कि ये जो ओशन है ना, जो ये समुद्र है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, अर्थ के काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, इन अ ह्यूज वेव। और ये एक दिन इतना नज़दीक आ जाएगा कि इसको स्वेलो कर लेगा, इसको पूरी तरह से डुबो देगा। समुद्र बढ़ता जा रहा है, ओशन बढ़ता जा रहा है अर्थ की तरफ, और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जो इसकी वेव्स आएंगी, ह्यूज वेव आएंगी, इतनी ऊंची लहरें होंगी कि पूरी तरह से क्या कर लेंगी, इस अर्थ को डुबो देंगी। मीन्स सब कुछ क्या होगा, डूब जाएगा। ये धरती पूरी तरह से डूब जाएगी, किसमें, समुद्र की लहरों में। और ये बात हमें हमारे मंदिर के पंडित ने हमें बताई थी। ये सारी जो स्टोरीज आती हैं ना, मिथ्स आते हैं, ये पुजारी ही बताते हैं, पंडित ही बताते हैं। ये इस तरह की जो बातें होती है ना, ये यहाँ इनकी सोर्स है, यहाँ से निकल कर आती हैं ये बातें कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा हुआ था। तो ये पंडित पुजारी ही बताते हैं कि पत्थर की मूर्तियाँ दूध पीती हैं, और एक दिन बाढ़ आएगी, एक दिन पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, फिर भगवान ये वाला अवतार लेंगे, और फिर वो दौड़ेगा, भागेगा और सबको अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। व्हाट अ स्टोरी। तो यहाँ पर आर के नारायण ने बताया है कि जो इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, इनकी सोर्स कहाँ से आती है, मंदिरों में से आती है, पुजारियों में से आती है, पुजारी और पंडितों के बीच में से निकल कर ये स्टोरीज आती हैं। और जो इनोसेंट, ऑर्डिनरी, सिंपल, भोले सीधे साधे लोग होते हैं, वो इन पर विश्वास करते हैं। और फिर ये एक पर्सन से, दैट इज़ पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, ये स्टोरी स्प्रेड होती चली जाती हैं। और ये उस टाइम की बात है, तब से आज भी इसी स्टोरी पर बिलीव किया जाता है, कल्कि पर। ओके चलिए, अब प्लीज़ ये मत कहना कि हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया गया है। ओके, ये सिर्फ यहाँ पर आपको बता रही हैं जो लिखा है, पर्सनल कोई यहाँ पर किसी को हर्ट नहीं कर रही हैं, कभी आप पर्सनली इंजर्ड हो जाएं। सो प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट हर्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा है तो वही बता रहे हैं। ओके, तो कल्कि का अवतार आ गया और उसने पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को क्या कर दिया, डुबो दिया। मीन्स पूरा ही यूनिवर्स, जितने भी वर्ल्ड हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दिस हॉर्स, और वो जो हॉर्स की बात कर रही है, यही हॉर्स उनको लग रहा है यही कल्कि है, शायद इसीलिए उन्होंने वहाँ हॉर्स को स्टेचू बनाया हो। दिस हॉर्स विल ग्रो बिगर देन द बिगेस्ट वेव। इतनी तो ओशन की वेव भी ह्यूज नहीं होंगी, मीन्स समुद्र की जितनी ऊंची लहर होंगी उससे कहीं ज़्यादा बड़ा क्या होता चला जाएगा, वो हॉर्स होता चला जाएगा। मीन्स जैसे जैसे समुद्र की लहरें ऊंची होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ऐसे ही हॉर्स का साइज भी क्या होता चला जाएगा, बिगर एंड बिगर। दिस हॉर्स विल ग्रो बिगर देन द बिगेस्ट वेव। और जो सबसे बड़ी लहर होगी ना, उससे भी बड़ा बन जाएगा, कौन, हॉर्स। एंड कैरी ऑन इट्स बैक, और फिर ये हॉर्स इतना बड़ा बन जाएगा कि अपनी बैक पर ओनली द गुड पीपल, और सिर्फ अच्छे लोगों को ही अपनी बैक पर बिठाएगा। अब देखिए, जब यहाँ इस तरह की बात आती है कि अच्छे लोग, बुरे लोग, तो अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की क्या डेफिनेशन है, अच्छे किसे कहेंगे, बुरे किसे कहेंगे, मीन्स ये कैसे, हु विल डिसाइड दिस, ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है या ये बुरा है।
ओके, चलिए ये तो एक अलग मैटर है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो अपनी उस बैग पर किसको बिठाएंगे, जो गुड अच्छे लोग हैं उसको बिठाएंगे, एंड किक इनटू द फ्लड्स द इविल वंस, और जो बुरे लोग हैं उनको कहाँ फेंक देंगे, उनको किक कर देंगे, कहाँ फेंक देंगे, उस फ्लड में, उस बाढ़ में, जो वो सुनामी आएगी तो उसमें अच्छे लोगों को तो वो बचाएंगे लेकिन बुरे लोगों को वो उसमें मरने के लिए फेंक देंगे, छोड़ देंगे, किक कर देंगे उनको। प्लेंटी ऑफ देम अबाउट, प्लेंटी ऑफ देम अबाउट, और ऐसे लोग तो बहुत हैं, मीन्स अच्छे लोग तो शायद ही काफ़ी मुश्किल हैं मिलने, काफ़ी कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्लेंटी किसकी ज़्यादा है और जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, जो बुरे लोग हैं। तो इस हिसाब से तो फिर क्या होगा कि इस अर्थ पर काफ़ी लोग मर जाएंगे और काफ़ी कम लोग रहेंगे, नॉमिनल लोग यहाँ पर बचेंगे। ही said reflectively, do you know when it is going to happen, he asked। अब वो पूछ रहे हैं क्योंकि जब ऐसा सब कुछ होगा तो मुन्नी सोच रहे हैं, और सोचते सोचते वो क्या क्वेश्चन पुटअप करते हैं फॉरेनर से, डू यू नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन, तुम्हें पता है ऐसा कब होगा, कब कल की अवतार लेंगे, कब इस तरीके से वो बुरे लोगों को मार डालेंगे, सो डू यू हैव एनी आइडिया, तुम्हें पता है इस सब के बारे में। द फॉरेनर नाउ अंडरस्टूड बाय द टोन ऑफ द अदर। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा तो जो एक इंटेरोगेटिव गेस्चर होता है, सिर्फ उससे, उसके उस तरीके से या उस गेस्चर से ही फॉरेनर को ये लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो इंटेरोगेटिव टोन होती है कि सामने वाला उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। बस उनको ये टोन तो समझ में आती है, क्वेश्चन वाली, इंटेरोगेशन वाली, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो क्या पूछ रहे हैं, और अगर उनको पता भी हो तो वो क्या ही बता सकते हैं कल्कि के बारे में। तो जब वो पूछते हैं मुन्नी, डू यू नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन, तुम्हें पता है ऐसा कब हो रहा है, जो भी पुजारी जी ने बताया हमारे मंदिर के। द टोन ऑफ द अदर दैट अ क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड, के क्वेश्चन पूछा गया है, एंड सैड, तो वो देखिए उस क्वेश्चन का क्या जवाब देते हैं। मुन्नी पूछ रहे हैं कि तुम्हें पता है कल की कब अवतार लेंगे, हमारे जो मंदिर के पुजारी ने हमें बताया है वो कब होगा, ऐसा कब होगा कल की अवतार लेंगे, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और फिर अच्छे लोगों को बचा लिया जाएगा, बुरे लोगों को मार दिया जाएगा। क्योंकि मुन्नी के तो दिमाग में सिर्फ 2 ही लोग हैं ना इस दुनिया में बुरे, वही घूम रहे हैं। एक तो वो शॉपमैन जिसने उनको उधार देने से मना कर दिया, एक उनका ब्रदर इन लॉ जिसने उनके घर में आग लगाने की कोशिश की थी, और तो कोई बुरे पर्सन है नहीं। और मुन्नी चाहते हैं कि जल्दी से ऐसा हो, क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको पता है वो तो बच जाएंगे, वो तो अच्छे हैं, और ये दोनों जो बैड पर्सन हैं ये दोनों कल्कि के हाथों मारे जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर पूछ वो क्या रहे हैं, और देखिए फॉरेनर क्या आंसर दे रहे हैं, हाउ एम आई ट्रांसपोर्टिंग इट, अच्छा मैं इसे कैसे लेकर जाऊँगा, आई कैन पुश द सीट बैक, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसे इजीली ले जाऊंगा, ट्रांसपोर्टिंग की तुम फिक्र ना करो, मैं क्या करूंगा अपनी सीट को बैक कर लूँगा, मीन्स जो मेरी व्हीकल लेकर आए थे वो वैन है उनके पास, वो बस की तरह है, मोटर लग रही है, इतनी बड़ी है वो, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी वैन है, जो मेरी ये गाड़ी है, इसकी मैं सीट को पीछे की तरफ कर लूँगा, एंड मेक रूम इन द रियर, और फिर मैं क्या करूँगा, पीछे काफ़ी सारे जगह बन जाएगी, और मैं अपनी आगे की तरफ उसी में मीन्स सीट को पीछे कर कर आगे में आराम से क्या कर लूँगा, जगह बनाकर इस हॉर्स को वहाँ रख दूँगा। दैट वैन कैन टेक इन एन एलिफेंट, ये वैन इतनी बड़ी है, तुम तो इस हॉर्स की बात कर रहे हो, ये तो पूरा एलिफेंट तक इसके अंदर आ सकता है। अब देखिए वो कितनी बड़ी उनके पास, जैसे बस था ना कि वो बस भी लग रही थी, मोटर लग रही थी, क्या थी, इतनी बड़ी थी। पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं इतना सीरियस क्वेश्चन, कल की कब अवतार लेंगे, कल की कब आ रही हैं, वो वेट कर रही हैं उनका, और वो कह रही हैं कि मैं इसे आराम से अपनी वैन के अंदर लेकर चला जाऊंगा हॉर्स को। तो अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आंसर भी दिए जा रही हैं, बातें भी हो रही हैं। ये अलग बात है कि उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, दोनों बातें तो मज़ेदार कर रही है ना, दोनों एक दूसरे के साथ अभी बैठे भी हैं आराम से। दैट वैन कैन टेक इन एन एलिफेंट, ये तो वैन एक एलिफेंट तक ले जा सकती है, वेविंग प्रिसाइजली एट द बैक ऑफ द सीट, और किसकी तरफ इशारा करते हैं वो, किसकी तरफ हाथ हिलाते हैं, बैक, जो सीट की बैक होती है, कि अगर मैं चाहूँ ना तो इस इतनी बड़ी है ये कि इसमें पूरा एलिफेंट भी मैं ले जा सकता हूँ। मुन्नी वॉज स्टिल हॉवरिंग ऑन विजन्स ऑफ अवतार्स,
और अभी भी मुन्नी किसकी सपनों में खोए हुए हैं, वो तो अभी उस कल की अवतार से बाहर ही नहीं निकले, और वो अभी भी होवरिंग कहते हैं, उड़ना। ओके, अभी भी वो क्या कर रही हैं, जैसे पंख फैलाकर उड़ रही हैं। तो वो अभी भी अपने सपनों की दुनिया में ही खोए हुए हैं। और कौन सी है उनकी सपनों की दुनिया? विजन्स ऑफ अवतार। किसका अवतार? कल्कि का अवतार, जब अवतार लेंगे। अब वो कल्कि के अवतार से अवतार्स पर आ जाते हैं, और कौन कौन से अवतार हुए थे, तो वो सारे अवतारों के सपने देखते हैं, क्योंकि ऐसा आया है यहाँ पर अवतार्स। और फिर वो क्या कहते हैं, एंड सेड अगेन, आई नेवर मिस्ड अवर पंडित्स डिस्कोर्स एट द टेम्पल। मैंने एक दिन भी ना अपने, हमारे मंदिर के जो पुजारी पंडित हैं, एक दिन भी मैंने उन्होंने वो जो बातें कही है ना, एक दिन भी मैंने उनको मिस नहीं किया। एक एक वर्ड, एक एक बात, एक एक डिस्कोर्स मैंने सुनी है उनकी। कहाँ पर? एट द टेम्पल, मंदिर में वो जो भी बातें कहते हैं, जो भी बताते हैं, मैंने आज तक कुछ भी मिस नहीं किया। इन दोज डेज, उन दिनों जब वो बताते थे, ड्यूरिंग एवरी ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर क्या था कि जब पुराने दिनों में जो भी उनके ओल्डन डेज थे, वो मंदिर में जाया करते थे, और वहाँ के जो पुजारी या पंडित होते थे वो क्या करते थे, मीन्स ये इस तरह की वो स्टोरीज सुनाया करते थे। और वो कब सुनाया करते थे? वो उनको हाफ ऑफ द मंथ, ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ से मतलब यहाँ पर जैसे होता है ना, कोई एक ऐसा मंथ होता है कि उसकी जो ब्राइट साइड होती है, जैसे माना जाता है कि एक जो पार्टिकुलर टाइम होता है, पीरियड होता है मंथ का, ऑल दो ही वुड गो ऑन ऑल नाइट, तो उसमें वो क्या करते थे, सबको स्टोरीज सुनाते थे या लेक्चर डिलीवर करते थे, इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे, लोग आते थे उनको सुनते थे। जब वो इस तरह की स्टोरीज सुनाया करते थे, ऑल दो ही वुड गो ऑन ऑल नाइट, पूरी रात वो यही प्रवचन देते थे, यही भाषण देते थे, यही स्टोरीज सुनाया करते थे, पूरी रात वो एक कहानियाँ बताते थे। और मैंने आज तक भी उनकी कभी कोई बात मिस नहीं की, मीन्स पूरी रात मैं उनको सुनता था, और बड़े ध्यान से अटेंटिवली सुनते थे वो, तभी तो आज भी उनको याद है, 70 के हो चुके हैं, कि कल की अवतार लेंगे। एंड ही टोल्ड अस, और वो हमें बताते थे, उन्होंने ही हमें बताया था, दैट विष्णु इज द हाईएस्ट गॉड, कि सबसे बड़े जो गॉड हैं उनका नाम विष्णु है, वो हाईएस्ट हैं। वेन एवर इविल मैन ट्रबल अस, और जब भी कोई ना गलत आदमी हमें दुख देता है, या फिर कोई भी, जैसे जैसे कहते हैं ना, जब भी बुराई आती है, तो जब भी कोई गलत आदमी हमें परेशान करता है, और हमें से मतलब है वर्ल्डली पीपल, ही कम्स डाउन टू सेव अस, तब वो नीचे आते हैं हमें बचाने के लिए। तो नीचे आने से मतलब अर्थ पर, डाउन से मतलब अर्थ, और अर्थ पर आने का मतलब तब तब वो अवतार लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब जब इस धरती पर बुराई जन्म लेती है, तो विष्णु आते हैं, अवतार लेते हैं, और इस धरती पर अवतार लेकर जन्म लेते हैं, और फिर वो हमें बचाते हैं। मीन्स अवतार लेकर बचाते हैं, जन्म जरूरी नहीं कि वो जन्म भी लें, वो अवतार लेते हैं और हमें बचाने के लिए आते हैं। ही हैज़ कम मैनी टाइम्स, और वो आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो कल्कि के अवतार में ही आएंगे, वो पहले भी कई बार आ चुके हैं और हमें बचा चुके हैं। कौन आ चुके हैं? ही हैज़ कम मैनी टाइम्स, कौन आ चुके हैं कई बार धरती पर? विष्णु, द हाईएस्ट गॉड। द फर्स्ट टाइम, और सबसे पहली बार जब वो आए थे। अच्छा, ये स्टोरीज उनको किसने बताई हैं? उनको उनके पंडित जी ने बताई हैं। द फर्स्ट टाइम ही इनकारनेटेड एज अ ग्रेट फिश, और जो सबसे पहले विष्णु आए थे ना इस धरती पर, तो उन्होंने कौन सा इनकारनेशन लिया था, कौन सा अवतार लिया था, किस अवतार में वो आए थे? एज अ ग्रेट फिश, एक फिश का इनकारनेशन लिया था, एक फिश का रूप उन्होंने बनाया था। जिसे हमारी जो मिथ्स हैं, मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी, और उसमें उनका जो एक इनकारनेशन है दैट इज़ मत्स्य है शायद, मीन्स उन्होंने जिसमें एक फ़िश, एक बहुत बड़ी फ़िश का रूप लिया था। और जितने भी वेदास थे, स्क्रिप्चर, जो होली हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, वो माना गया था कि वो नीचे डूब गए थे, धरती के अंदर, समुद्र के अंदर वो चले गए थे और डूब गए थे नीचे जाकर। तो तब उन्होंने एक फ़िश का इनकारनेशन लिया था, और जो भी होली स्क्रिप्चर्स थे उनको अपनी बैक पर रखा था, और उस फ्लड से वो बाहर लेकर आए थे। जो समुद्र की लहरें थी, सुनामी थी या बाढ़ें थी, उसे बाहर लेकर आए थे जो भी होली स्क्रिप्चर्स थे। तो ये एक पूरी स्टोरी है यहाँ पर। और आर के नारायण, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर उनको पढ़ाया करती थी, उनकी ग्रैंड मदर उनको गाइड किया करती थी, तो इस तरह की स्टोरीज़ उन्होंने किससे सुनी होंगी?
आर के नारायण ने सबसे पहले अपनी ग्रैंड मदर से सुनी होंगी, और पुजारी साधु संत भी हमें स्टोरीज़ बताते हैं। आर के नारायण क्योंकि इंडियन थे तो ये सारी स्टोरीज़ काफ़ी उस टाइम पॉपुलर थी, और यही वो स्टोरीज़ बता रही हैं यहाँ पर मुन्नी के थ्रू। और ये स्टोरी सभी बच्चे जानते हैं। द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले उन्होंने जो इनकारनेशन लिया एक फिश का लिया था, एंड लिफ्टेड द स्क्रिप्चर्स, लिफ्टेड द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो भी हमारे पुराण जिसको बोलते हैं, धार्मिक किताबें। और अब उन सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, रिलीजियस होली बुक्स को उन्होंने लिफ्ट किया था किस पर, अपनी बैक पर। तो इतने बड़े हैं, इतनी ग्रेट फिश, इतने बड़े थे देखिए वो, कि समुद्र की लहरें भी उन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकी, क्योंकि वो हाईएस्ट गॉड वही हैं। व्हेन द फ्लड्स एंड सी वेव्स, अब वो पूरा भी नहीं कर पाए अपना सेंटेंस, वो तो और सारे, अगर वो उनको इंटरप्ट ना करे ना फॉरेनर, तो वो तो पूरा यहाँ पर मीन्स सारा ही वेद पढ़ा दे, सारी स्टोरीज पढ़ा दे, पूरी हिंदू मिथोलॉजी, इतना कुछ है उनके पास बताने के लिए मुन्नी के पास। तो वो तो सारे इनकारनेशन 1 बाय 1 यहाँ पर विष्णु के बताते चले जाएं। लेकिन बीच में ही, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है, तो आर के नारायण एक काफ़ी अच्छे कॉमिक सीन भी क्रिएट कर रहे हैं। और वो जब बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तभी बीच में उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया फॉरेनर ने, आई एम नॉट अ मिलेनियर। उनको लग रहा है कि शायद वो जिस तरीके से बता रही है ना, कि शायद वो सोच रहे हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है। आई एम नॉट अ मिलेनियर, मैं कोई लखपति नहीं हूँ, बट अ मोडेस्ट बिजनेसमैन। मैं तो एक बहुत ही जरा सा साधारण सा हल्का सा क्या हूँ, मोडेस्ट या छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। माई ट्रेड इज़ कॉफ़ी, और मैं किस में डील करता हूँ, मेरा क्या प्रोफेशन या मेरा क्या बिजनेस है, कॉफ़ी का मेरा बिजनेस है, मैं कॉफ़ी में डील करता हूँ। अब मैं